ठीक है। हेलो सर, एक्चुअली प्रैक्टिकल्स के लिए थोड़ा बता दें, आपने कहा था ना फाइल बनानी है। अच्छा बोलो, बताओ क्या। सर फाइल का मतलब कहाँ से कैसे कैसे लिखना है, फाइल फॉर्मेट बता फाइल का देंगे। ओके, फाइल का मतलब है कोई भी कॉपी जिसमें एक तरफ ब्लैंक हो और दूसरी तरफ रूलिंग हो, बस वो कॉपी चलेगी, चाहे जैसी कॉपी हो। बस नहीं ध्यान ये सर, वो रखना। तो ठीक है, बस मतलब फॉर्मेट बता, जैसे एम है। अच्छा, वो फॉर्मेट एलएमएस पे दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट सेक्शन पर, उसमें मिल जाएगा। एम है, उसके बाद एपरेटस है, फिर थ्योरी है। अच्छा, मतलब सेम बनानी है बट वर्डिंग अपनी करनी है उसमें। वर्डिंग तुम्हारी होनी चाहिए, जिस तरह से, जिस वर्डिंग में तुम्हें समझ आया है, एक बार अच्छे से समझो कि क्या है उसमें, बोलना क्या चाह रहा है वो एक्सपेरिमेंट, उसमें तुम्हें करना क्या है, ठीक, और क्या कैसे किया है, उसे बस अपने वर्ड्स में वहां लिखना है। ठीक है, लेकिन हेडिंग्स वही सर, होनी चाहिए जो बताई है। और सर आपने जो टेबल दिया था वो किस पे, मतलब ब्लैंक पेज पे बना दें फिर। वो चाहे जहाँ बना दो, जहां पर भी तुम्हें खाली जगह मिले। जैसे अगर किसी में तुमने फिगर बनाया है और ब्लैंक पेज पे जगह नहीं है, तो राइट हैंड पे बना दो, रूलिंग वाले पे, और रूलिंग वाले में तुमने ज्यादा लिख दिया है, कोई फिगर था नहीं वहां पर, तो लेफ्ट हैंड पे बना दो। ठीक, जहां मतलब पर ऐसा कोई इशू नहीं है ना उसमें। ऐसा कोई इशू नहीं है, बस वहां पे सारी इंफॉर्मेशन वहां होनी चाहिए। प्लस जो तुम फिगर बनाओ और जो ग्राफ पेपर चिपकाओ, ठीक, वो लेफ्ट पे होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली ओके, फिगर जो है रूलिंग वाली साइड पे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। सर ठीक है? और फिगर सर कोई का लास्ट डेट मतलब है कि मतलब इस डेट से नहीं, पहले पहले अभी ही नहीं करना है, है। अभी नहीं है, लेकिन एक लास्ट डेट तुम अपने माइंड में हमेशा रखना कि जैसे ही अगला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो तब तक तुम्हारा पिछला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कभी कभी ये नहीं कहा जा सकता कि कब तुमसे फाइल मांगी जाएगी। ठीक, तो जब भी अगला कब तुमसे होगा फाइल, सर। हाँ, मतलब ये होगा, मुझे लगता है कि जैसे ही नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा, तब तुमसे मोस्ट प्रोबेबली ये बोला जाएगा कि प्रीवियस क्लास की जो फाइल, प्रीवियस लेक्चर की, उसकी लैब की जो फाइल है, उसे कंप्लीट करके स्कैन करके अपलोड कर दो। ओके ठीक है, सर। डेफिनेटली ठीक ऐसा है नहीं सर। है कि वो जो डेडलाइन है वन डे के स्पान में है, ऐसा नहीं है, वो डेफिनेटली वन वीक तो दिया जाएगा। ठीक है। ओके सर, सर थैंक यू सो एमएसटी मच। का सिलेबस क्या होगा? ठीक, मोस्ट प्रोबेबली अल्ट्रासोनिक्स भी होगा उसमें, और एकॉस्टिक्स भी होगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका भी पार्ट हो सकता है कुछ उसमें। ओके सर। और कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ, अब हम अपने लेक्चर पे लौटते हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई टॉपिक क्लियर ना हुआ हो प्रीवियस क्लास से, तो बताओ। And if you have no confusions, then we can start with some revision from previous class. Is it so? Yes, sir. Okay. So, in this unit, we learned about simple harmonic motion. Okay? Simple harmonic motion के बारे में पढ़ा, and in that topic, we have gone through few examples like spring oscillators, simple pendulum, then electrical oscillator, and we have gone through the energy conservation in simple harmonic motion. We came to know that if a body is in simple harmonic motion, then its energy will be conserved in time. Okay, only kinetic energy and potential energy will convert into each other, but overall energy, the summation of these two will be conserved, means the summation will not change with time. And we came to know that this is an idealized situation. There are always some damping forces in nature. So we have gone through the damped harmonic oscillation also. Okay, in that we have came to three different types of damped harmonic oscillations, like over damping, where the damping force was excessively high, and then the particle which we want to make simple harmonic motion, that particle will come to equilibrium position, and the time in which that particle returns to its equilibrium position is very, very long time. And there was another situation also, that was critical damping. In critical damping also, the particle does not move in simple harmonic motion, but returns to the equilibrium position very, very, very fastly. In overdamping, what was the situation? Particle was returning to its equilibrium position, but very slowly. But in critical damping, particle was returning to its equilibrium position very fastly.
okay, and the damping force was not very large, so that was the critical damping. In underdamping or light damping case, the particle undergoes through damped harmonic oscillations, but its amplitude of oscillation was decreasing with time, and that decrement was exponential. ओके, तो लाइट डैम्पिंग का केस ऐसा था जिसमें पार्टिकल ऑसिलेट करता है केवल, और उसका एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, एंड दिस इज द सिचुएशन वी वर इंटरेस्टेड इन। और इसमें हमने टाइम पीरियड फाइंड किया। टाइम पीरियड हमने देखा, द टाइम पीरियड इन लाइट डैम्पिंग केस वाज ग्रेटर देन द टाइम पीरियड इन अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, एंड दोज कैरेक्टरिस्टिक्स वाज द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, मींस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है जो डिक्रीज होता है, किन्हीं भी दो एम्पलीट्यूड्स का जो रेशो है उसका लॉग क्या है, दैट्स ऑल। ठीक, एंड देन हमने देखा कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। द रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस टू 1/e टाइम्स ऑफ इट्स प्रीवियस एम्पलीट्यूड और इनिशियल एम्पलीट्यूड। ये रिलैक्सेशन टाइम दो पार्ट में था, वन वाज एम्पलीट्यूड रिलैक्सेशन टाइम एंड अनदर वाज एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम। एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन भी एम्पलीट्यूड रिलैक्सेशन टाइम जैसी ही होगी। व्हाट? द एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम in which the energy of the simple harmonic motion decreases to 1/e times of its initial energy। और यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर को एंड किया था, और यहाँ के बाद हमें क्वालिटी फैक्टर से स्टार्ट करना था। ठीक, तो अब बताओ, ये जो प्रीवियस लेक्चर के ये टॉपिक्स थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ बात समझ ना आई हो तो पूछो। सर क्रिटिकल डैम्पिंग की एग्जांपल क्या होगी? क्रिटिकल डैम्पिंग की एग्जांपल, अच्छा, अगर हम कार के शॉकर्स की बात करें, ठीक, ऑटोमोबाइल के शॉकर्स की बात करें, जैसे ही कोई ब्रेकर्स आते हैं रोड पर, तो बस ब्रेकर को क्रॉस किया हमारी गाड़ी ने, और ब्रेकर को क्रॉस करने के बाद उसमें कुछ ऑसिलेशंस होते हैं। ठीक, ये डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी हो सकती हैं जहां पे काफी देर तक ऑसिलेशंस होते रहे, कुछ गाड़ियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें ऑसिलेशंस बहुत तेजी से कंप्लीट खत्म हो जाए। ठीक, तो ये डिपेंड करता है उनके शॉकर्स पर, शॉकर्स कैसे हैं, ठीक, उनकी स्प्रिंग्स कैसी हैं, उनकी कमानी जिसे बोलते हैं वो कैसी हैं। तो अगर हम उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएं तो पहले कुछ ऐसा होगा कि वो जो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस थोड़ी देर तक चलेंगे, एक दो वाइब्रेशंस होंगे, उसके बाद वो डैम्प कर जाएगा, दैट इज लाइट डैम्पिंग। और अगर हमने उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया तो एक केस ऐसा आएगा जिसमें ऑसिलेशन हुए, जैसे ब्रेकर्स आए, थोड़ी सी ऊपर हुई गाड़ी, नीचे आई और बस रुक गई। ठीक, ऐसा तब भी हो सकता है जब हम उसकी स्पीड को कम रखें। ठीक है, तो तब भी ऐसा हो सकता है कि हमें मालूम पड़ा कि हाँ कुछ ब्रेकर आया, उसके बाद तुरंत गाड़ी वापस आ गई वहीं पर बिना ऑसिलेशन किए। ये दो बातों पर डिपेंड करता है, पहला तो स्ट्रेंथ पर, स्ट्रेंथ ऑफ शॉकर्स, और वो स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेगी के को, इसमें जो के था, ठीक है, के का मतलब जिसमें ओमेगा नॉट वाला फैक्टर आ जाएगा, जो स्प्रिंग्स हैं या शॉकर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ पे ऊपर डिपेंड करेगा। ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा दी हमने, मींस के को बढ़ा दिया, ओमेगा नॉट बढ़ा दिया। अच्छा, अगेन इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स लगा, गाड़ी ज्यादा तेज थी तो फोर्स भी ज्यादा लगा, डी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक, गाड़ी अगर हमारी धीमी थी तो डी की वैल्यू कम होगी। ठीक, और उस पर डिपेंड करेगा स्मॉल आर, ठीक, डैम्पिंग फैक्टर, और इन दोनों पर डिपेंड करेगा ये ओवरऑल आर और ओमेगा की वैल्यू का कंपैरिजन कैसा है, दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में कितने ज्यादा हैं। ठीक, तो डेफिनेटली जब हम स्पीड को कम करेंगे, गाड़ी की स्पीड को कम करेंगे, तो आर को कम कर रहे हैं। ठीक, और एक स्पीड ऐसी आएगी जिसमें कोई ऑसिलेशंस नहीं होंगे, और वो केस होगा क्रिटिकल डैम्पिंग वाला केस। ठीक, हम स्पीड को और भी कम करें, मींस आर को और भी कम कर दें, तो वो नहीं, ओवर डैम्पिंग का केस नहीं आएगा, सॉरी, ओवर डैम्पिंग का केस इसमें नहीं आएगा, केवल क्रिटिकल डैम्पिंग का केस आएगा जब हम स्पीड कम रखेंगे गाड़ी की। ठीक है, यस सर। और बताओ। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, क्वालिटी फैक्टर।
क्वालिटी ऑफ ऑसिलेशंस क्या है? डैम्पिंग हुई क्यों? डैम्पिंग हुई बिकॉज वी हैव लूज सम एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है, बिकॉज some of the energy that was conserved in simple harmonic motion was loosened by the damping force. damping force था, इसलिए जो भी एनर्जी कंजर्व थी उसमें से थोड़ा सा पार्ट लूज हो गया, हमने लॉस कर दिया उस पार्ट का, ठीक। और इसलिए हुआ ये कि एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, और वो एनर्जी डेफिनेटली डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक, इन वेव थ्योरी। तो जब एनर्जी कम होगी तो ऑसिलेशंस भी कम हो जाएंगे। तो क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करता है इस बात को कि एनर्जी पर ऑसिलेशन कितनी कम हो रही है, ठीक। अगर ज्यादा एनर्जी कम हो रही है तो डेफिनेटली क्वालिटी इज नॉट गुड ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक। और एनर्जी डिक्रीमेंट पर साइकिल ऑफ ऑसिलेशन अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एनर्जी डिक्रीज हुई तो क्वालिटी अच्छी नहीं है। और पर ऑसिलेशंस अगर एनर्जी का डिक्रीमेंट बहुत कम है तो quality of oscillations is very good. So quality factor defines this ratio, energy stored in the oscillation and the energy loss per cycle, ठीक। और इसलिए this quality factor is defined like this 2 पाई आया इसलिए क्योंकि सिमेट्री की जरूरत है, ठीक। जो भी जहां पर भी साइक्लिक ऑसिलेशन हो, साइक्लिक मोशन हो, कोई पार्टिकल मोशन करे और अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे वापस आ जाए, ठीक, या फिर पाथ उसका ऐसा हो जो साइक्लिक हो या सर्कुलर हो, उसमें वहां 2 पाई की रिक्वायरमेंट होती है। पाई इज इंट्रोड्यूस्ड टू फॉर द सर्कुलर सिमेट्री, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ एनी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन इज डिफाइंड एज 2 पाई टाइम्स द एनर्जी स्टोर्ड इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस पर साइकिल, ठीक। एनर्जी लॉस पर साइकिल if it is less then the quality factor will be greater, and if energy loss is greater then quality factor is less, ठीक है। ये वाला नंबर बढ़ेगा तो Q कम हो जाएगा, और ये नंबर कम होगा तो Q बढ़ जाएगा, ठीक है। हमें एक्सप्रेशन देखना है कैसे, ये तो डिफाइन कर लिया हमने क्वालिटेटिवली। जिस तरह से हमने डेल्टा को डिफाइन किया था, डेल्टा वाज व्हाट, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ठीक है, कि पर साइकिल कितना डिक्रीमेंट हो रहा है। और इसी तरह से क्वालिटी फैक्टर है कि पर साइकिल एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, दैट वाज स्टोर्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक। तो अच्छा कैसे निकालें? एनर्जी तो हमें पता है, एनर्जी इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक। अच्छा, और उस एनर्जी को अगर E से डिफाइन किया जाए और एनर्जी लॉस को DE से डिफाइन किया जाए देन 2 पाई इंटू E डिवाइडेड बाय DE, क्योंकि ये लॉस है इसलिए माइनस, ठीक है। अब E और DE की वैल्यू फाइंड करनी है। E क्या है? E is this, हमने पहले देख चुके हैं हम लोग। एनर्जी वाज द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड वाज A as a function of t equal to A naught into exponential minus RT था, उसका स्क्वायर कर दिया तो minus 2RT हो गया। इसे DE फाइंड करना है, DE के लिए डिफाइन डेरिवेट कर देते हैं इसे टाइम के रेस्पेक्ट में, डेरिवेट किया देन DE will be E naught which is a constant डिफरेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म, इसमें t ये है तो -2r बाहर आएगा, एक्सपोनेंशियल टर्म जैसा है वैसे ही बना रहेगा, एंड dt। ये क्लियर है ना? ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो DE इज दिस, और अगर DE और E हमें दोनों पता है, बस पुट कर देते हैं, ठीक। और हम बात कर रहे हैं पूरी टोटल 1 साइकिल की, 1 साइकिल में ये dt कितना होगा? टाइम पीरियड, ठीक। तो टाइम पीरियड भी रख देते हैं, चलो। DE will be -2r E naught exponential -2RT into time period, चलो पुट किया, then Q will be E naught exponential -2RT which is E, energy stored in damped SHM, divided by energy loss with minus sign, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2r E naught exponential -2RT into t, and this will be pi by RT, ठीक है। तो T इज टाइम पीरियड एंड R इज डैम्पिंग फैक्टर। इसे ओमेगा के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्यों? 1/T इज n, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ओमेगा बाय 2r, ओके। So quality factor for any damped harmonic oscillations is given by omega by 2r. That's all. Is that clear to everybody? Yes, Yes, sir. sir.
हाँ Yes, sir. ओके। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हो सकता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में एडी करंट्स। एडी करंट्स पढ़ा है, सुना है, ठीक। एडी करंट्स होते हैं जब हमारे पास कोई बल्क मटेरियल हो और उसके अंदर उसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो कुछ करंट फ्लो करने लगते हैं, और इसीलिए कोई भी क्रोड जब बनाई जाती है तो वो प्लेट्स के फॉर्म में बनाई जाती है, जिससे कि एडी करंट ज्यादा ना हो पाए, ठीक है। क्योंकि ईएमएफ जनरेट होता है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। ईएमएफ जनरेट होता है किसी भी मेटल सरफेस में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, ठीक। और इसलिए सपोज हमारे पास एक मैग्नेटिक फ्लक्स था एस और एन के बीच में, और एक प्लेट थी मेटल प्लेट, इसे अगर ऑसिलेट कराओ तो क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा। जब ये एंटर कर रहा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में तब इसमें एक ड्रैग फोर्स लग रहा होगा, और जब ये बाहर जा रहा होगा तब भी ड्रैग फोर्स लग रहा होगा, जो इसे बाहर जाने से रोकेगा और ये अंदर एंटर करने से रोकेगा। अंदर कोई प्रेशर ही नहीं है क्योंकि अंदर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा। और ऐसा है क्यों, क्योंकि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चार्ज मोशन करता है, मूव करता है, तो उसमें एक फोर्स लगता है, लॉरेंज फोर्स। दैट फोर्स इज Q टाइम्स V क्रॉस B। तुमने डेफिनेटली 10+2 में पढ़ा होगा, इज दैट? Yes, sir. तो अगर ऐसा है तो किसी भी मेटल सरफेस के अंदर, मेटल के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मेटल मूव कर रहा है वैसे वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं। तो जब ये मेटल अंदर एंटर करेगा तब ये जो चार्ज है फ्री इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज वो भी एंटर कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, V क्रॉस B 90 डिग्री पर होगा, तो इसमें फोर्स लगेगा जो इसे ऊपर की तरफ मूव कराएगा और इस तरह से करंट फ्लो करने लगेगी, ठीक है। ये तभी ट्रू है जब किसी मेटल सरफेस को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मूव कराएं, मोशन कराएं, मतलब इसी तरह का, ठीक। तो बहुत सारे सर्कुलेटिंग चार्ज करंट्स इसमें डेवलप हो जाते हैं जो बस मोशन करते हैं इसके अंदर। अच्छा अब अगेन क्योंकि चार्ज मोशन कर रहा है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल करंट है और ये मेटल रेजिस्टिव है तो ये हीट हो जाएगा, ठीक। अच्छा एक एनिमेशन और है ये, तो पूरे पूरे सरफेस पर बहुत सारे करंट्स, सर्कुलेटिंग करंट्स डेवलप हो जाते हैं क्योंकि इसमें अब रेजिस्टेंस भी है, तो वो एनर्जी लूज करते हैं और ये पूरा पूरा मेटल हीट हो जाता है। सो दीज टाइप ऑफ करंट्स आर एडी करंट्स, ठीक। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये प्रॉब्लमेटिक है, तो जगह जरूरत भी है इनकी, ठीक, ठीक है। और वो जरूरत कहाँ है, तो उनके लिए एप्लीकेशंस, ठीक। तो ये एक एग्जांपल है, एडी करंट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ डैम्पिंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, और दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक। इसका यूज हो सकता है ब्रेकिंग सिस्टम्स में, ठीक। जो ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स में इसी एडी करंट का यूज करके ब्रेक्स लगाए जाते हैं, उसे जरा पढ़ना एक बार, ठीक। और मैं इसके लिए एक PDF और शेयर करूंगा गूगल क्लासरूम पर, उसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ना। इसमें करते ऐसा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पुट करते हैं, जो ये रेल्स हैं दोनों तरफ पैरेलल, जिसके ऊपर ट्रेन के दोनों व्हील्स मूव कर रहे हैं, ठीक। उनके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रखते हैं, और जब भी ब्रेक लगानी होती है उन इलेक्ट्रोमैग्नेट में से एक करंट पास कराते हैं, जिससे कि उनमें से अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगे। और ये जो ट्रेन के जो मेटेलिक रेल्स हैं दोनों, ठीक, वो उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल करंट्स जनरेट हो जाते हैं जो कि एडी करंट्स हैं। और एडी करंट्स, और हाँ फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हमें यह भी पता है कि ये जो भी इंड्यूस्ड करंट होंगी या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अपने कॉज का अपोज करता है। तो ये जो एडी करंट्स हैं इस ऐसी डायरेक्शन में होंगी जो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, और इस तरह से ब्रेक लगेगी, ये अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग क्रिएट करने लगेगी, और इस तरह से इसमें ट्रेन में ब्रेक लगने लगेगी, ठीक। थोड़ा और डिटेल में पढ़ना, एक PDF शेयर करूंगा मैं, ठीक है। अच्छा ये तो एक एग्जांपल था। देयर इज अनदर एग्जांपल व्हिच वी यूज इन इंडक्शन स्टोव्स, ठीक। इंडक्शन स्टोव्स में क्या होता है, वहां पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं बाय सम कॉइल्स इनसाइड द इंडक्शन स्टोव, और उसमें जो AC फ्लो करती है, ये स्टोव है, इसके अंदर एक कॉइल रहती है,
एंड इन दैट कॉइल देयर इज एन AC, ठीक, और AC का मतलब अल्टरनेटिंग, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज होती है, ठीक, वो इलेक्ट्रिक करंट लगातार चेंज होती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, और इसलिए मैग्नेटिक फील्ड उसकी भी वैल्यू लगातार चेंज हो रही होती है। और ऊपर इसके पेन का जो बॉटम पार्ट है वो अगर मेटेलिक है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक ये जो एडी करंट्स हैं वो जनरेट हो जाती हैं, और क्योंकि वो रेजिस्टिव है तो वो हीट होने लगता है, और हमारा जो फूड है वो गर्म होने लगता है। और इसीलिए इस इंडक्शन स्टोव के ऊपर अगर मेटेलिक पार्ट ना रखें तो वो वर्क नहीं करता, ठीक, ग्लास पॉट अगर रख दिया तो उसमें कोई करंट जनरेट नहीं होगा, ठीक, और इसलिए उसमें वर्क नहीं करेगा। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इंडक्शन स्टोव्स। ओके ओके, Yes, sir. अच्छा, अब हम बात करते हैं ये एनर्जी लूज कर रहा था हमारा ऑसिलेटिंग पार्टिकल हर एक साइकिल में, जिसकी वैल्यू DE थी, ठीक, और उससे हमें क्वालिटी फैक्टर भी पता पड़ा था जो कि ω/2R था। इफ एनी हाउ वी सप्लाई दैट एनर्जी टू द सिस्टम, तब क्या होगा, तब एनर्जी पर साइकिल जितनी भी एनर्जी उसने लूज की उतनी एनर्जी उसे मिलती रहेगी। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन है मींस ये हैं, हमेशा रहेंगे नेचर में, हम ऐसा नहीं बना सकते, कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक, तो अब क्या करें, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करा दें, और अगर ऐसा कर दिया तो वो पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड से फॉर इनफाइनाइट ऑसिलेशन करने लगेगा, ठीक, एंड दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर नोन एज फोर्स्ड ऑसिलेशंस, मींस वो डैम्प करने थे किसी टाइम के बाद, लेकिन हमने उन्हें डैम्प नहीं करने दिया, वी हैव फोर्स्ड देम टू ऑसिलेट इनफाइनाइटली, ठीक है। और ये जो बाहर से हमने एनर्जी प्रोवाइड कराई, क्योंकि पार्टिकल ऑसिलेशंस कर रहा है तो वो बाहर वाली जो एनर्जी है वो भी ऑसिलेटिंग होनी चाहिए, उसमें भी कोई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एंड दैट फ्रीक्वेंसी मे नॉट बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द SHM इटसेल्फ, वो कुछ भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट if that frequency is equal to the frequency of SHM of the particle, then the particle will oscillate with increased amplitude, and this situation is known as resonance, ठीक, हम सिलेबस में रेजोनेंस के बारे में केवल इतना ही पढ़ेंगे कि ऐसी सिचुएशन को रेजोनेंस कहते हैं, इसका पूरी मैथमेटिक्स है इस पर, लेकिन हम उस मैथमेटिक्स पर नहीं जाएंगे, ठीक, हम केवल इतना पढ़ेंगे कि फोर्स्ड ऑसिलेशन का मीनिंग क्या है, दैट्स ऑल, ठीक, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़कर डेरिवेशन, बिना डेरिवेशन पे जाए एक फाइनल एक्सप्रेशन जरूर पढ़ेंगे कि वो होता क्या, फाइनल एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो इसमें तो बुक में पढ़ सकता है, एंड दैट डेरिवेशन इज नॉट दैट टू हार्ड, ठीक, वो सिंपल है, आराम से पढ़ लो, आराम से क्लियर हो जाएगा। रिपीट कर दो एक बारी। हाँ, तो बात शुरुआत से ये हुई थी कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस हैं, ठीक, जो कि आइडियलाइज्ड हैं, लेकिन नेचर में कुछ एनर्जी उन ऑसिलेशंस की पर साइकिल लूज होती रहती है, ठीक, और उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा था। बट एनी हाउ मैंने यहाँ पे ये बोला कि SHM तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम, वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन ही है, अगर हम किसी तरह से एनर्जी जो लूज हो रही है उस पार्टिकल की, ऑसिलेशन करने वाले पार्टिकल की पर साइकिल, उतनी ही एनर्जी हम पर साइकिल प्रोवाइड भी कराते रहे हैं, तो ये जो ऑसिलेशंस हैं वो फॉर एवर, जब तक हम प्रोवाइड कराते रहेंगे एनर्जी, तब तक वो ऑसिलेशंस लगातार होते रहेंगे और उनका एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज नहीं होगा, ठीक। इस तरह के ऑसिलेशंस जिनमें हमने बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड कराई एंड दोज आर फोर्स्ड टू ऑसिलेट इनफाइनाइटली, ठीक, दोज ऑसिलेशंस आर नोन एज फोर्स्ड ऑसिलेशंस, and if the frequency of external deriving force, ठीक, external deriving force is equal to the frequency of the particle, then situation comes that in which the amplitude of the body increases, वो amplitude बहुत ज्यादा बढ़ जाता है and that multiple times हो जाता है, and that situation is known as resonance, ठीक है। और कोई ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि उस दोनों का एम्पलीट्यूड, वो फ्रीक्वेंसी बराबर हो, अगर फ्रीक्वेंसी बराबर है तो रेजोनेंस की कंडीशन आएगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो रेजोनेंस इज वन सबसेट ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस,
in which we are providing some periodic driving force to complete the energy loss of the particle per cycle. ठीक है? Yes, sir. ओके अच्छा, तो अब होता क्या है इसमें, हमने अगर फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है ये एक फ्रीक्वेंसी है किसी पार्टिकल की, ठीक, और ये एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ इसके एम्पलीट्यूड को अगर प्लॉट करें तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एम्पलीट्यूड भी बढ़ता जाता है, और जैसे ही वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है तो एम्पलीट्यूड एकदम तुरंत बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, एंड दिस शोज अ पीक इन द सिस्टम, ठीक, तो पीक ऑफ एम्पलीट्यूड इज शोन एट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो कि एफ नॉट है यहाँ पर एफ नॉट के इक्वल होती है जैसे ही, वैसे ही एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड दिस शोज अ पीक इन एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम, ठीक। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि ये दोनों ही पीक्स हैं, ये भी रेजोनेंस पर हुई है और ये भी रेजोनेंस पर हुई है, एक है शार्प और एक ब्रॉड पीक है। ये डिपेंड करता है ब्रॉडनेस एंड शार्पनेस ऑफ द पीक ऑफ रेजोनेंस पीक के डैम्पिंग फोर्स कितना था। अगर डैम्पिंग फोर्स बहुत ज्यादा होता है देन दिस रेजोनेंस पीक इज ब्रॉड, ठीक, और अगर डैम्पिंग फोर्स स्मॉल होता है, कम होता है, तब दिस रेजोनेंस पीक इज शार्प, ठीक है। बस ये क्वालिटेटिवली तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि रेजोनेंस कब होता है और इसमें डैम्पिंग फोर्स का क्या रोल है इसकी पीक में, ठीक है। इनका यूज होता है जनरली सिग्नल मैचिंग में, इनका यूज होता है। रेजोनेंस जब हो जाता है तब हमें वो सिग्नल अच्छे से सुनाई देते हैं इन द बैकग्राउंड ऑफ अदर सिग्नल्स, अदर फ्रीक्वेंसीज, ठीक। जैसे ये है, यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस कम है तो इसका मतलब नॉइस भी होगी। यहाँ पर अगर ये वाली सिचुएशन आ जाएगी तो ये फ्रीक्वेंसी हमें कम सुनाई देगी, ये ज्यादा सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज्यादा कंसंट्रेटेड होगी बिकॉज एम्पलीट्यूड इज लार्ज, ठीक। तो सिग्नल मैचिंग में जनरली रेजोनेंस का यूज करते हैं, ओके। अच्छा, अगर हम ये देखना चाहें कि ऐसा होता कैसे है, हमें कैसे पता पड़ा ये, और वो एनर्जी कौन सी होती है, तो डिराइविंग फोर्स को हमेशा हम पीरियोडिक लेते हैं। पीरियोडिक इसलिए क्योंकि जो ऑसिलेशंस हैं वो भी पीरियोडिक हैं और पीरियोडिकली ही एनर्जी का लॉस हो रहा है, केवल इसलिए। तो अगर डिराइविंग फोर्स पीरियोडिक है तो हमने उसे लिखा साइन ओमेगा टी के फॉर्म में। ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स एंड एफ नॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हुए, पहला हुआ रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, जिसकी बात हमने एसएचएम में की थी। सेकेंड इज द डैम्पिंग फोर्स, ठीक, माइनस बी इंटू वी, वी इज द वेलोसिटी, ठीक, एंड देन दिस फोर्स। ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में थे, ठीक, लेकिन ये वाला फोर्स सेम डायरेक्शन में था क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है सपोर्ट में, तो इसलिए ये पॉजिटिव, ठीक। इसे भी ठीक वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसे हमने पहले वाले दोनों को किया, m को डिवाइड करके, ये k बाय एम ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा b बाय एम मीन्स 2r, और f नॉट बाय m को कैपिटल F लिख लेंगे और इसे सॉल्व करें। अगर ये 0 होता तो बड़ा आसान था जैसे कि हमने पहले किया, ठीक, लेकिन इस केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये बाय चांस हमारे सिलेबस में नहीं है इसे इसका सॉल्यूशन, तो हम डायरेक्टली रिजल्ट पर आते हैं, एंड दैट रिजल्ट इज this x is the position of that particle with respect to time, and this gives f naught by omega z. Z is known as impedance of the system into sine of omega t minus phi. Phi is again some phase constant, ठीक। इसे सॉल्व किया जा सकता है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो बुक में देख सकता है, ठीक। तो दिस इज द फाइनल एम्पलीट्यूड और द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन फोर्स्ड ऑसिलेशंस। इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेरिवेशंस एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाते, ठीक है। अच्छा, एक बात ये कर सकते हैं कि इनका यूज क्या है, ठीक। फॉर एग्जांपल ये एक ब्रिज है, ये वही ब्रिज है जिसके बारे में एक एग्जांपल लिया था हमने कि इसका इनॉग्रेशन हुआ उसके कुछ घंटे के बाद ही टूट गया, ठीक, क्योंकि इसमें डैम्पिंग का ध्यान नहीं रखा था।
जो फोर्सेज थे डैम्पिंग फोर्सेज उन्हें वो इसमें लगाए नहीं गए थे। तो हुआ ये, जैसे इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी और जैसे ही इसे ओपन किया विंड के थ्रू ये ऑसिलेट करने लगा विंड के ऑसिलेशन के थ्रू। इसका मतलब बाहर से जो फोर्स आए थे दोज फोर्सेज वर द डिराइविंग फोर्स और जो के ऑसिलेशंस फोर्स्ड ऑसिलेशन क्रिएट करते हैं। तो वो बाहर से कुछ फोर्सेस इसमें वाइब्रेशंस क्रिएट करने लगे और थोड़ी देर के बाद जैसे ही बाहर वाले फोर्सेस ड्राइविंग फोर्स जो कि ये था F0 sin ओमेगा t था, इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे ही इसके ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हुई तो रेजोनेंस होने लगा। और रेजोनेंस का मीनिंग इसके एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गए और इसका मतलब ये कि ये बहुत तेजी से ऑसिलेट करने लगा। ठीक, और ज्यादा ऑसिलेशन किए तो था तो ब्रिज जो कि ईंट पत्थर से बना था, ठीक है, और वो टूट गया कुछ घंटे के बाद ही। ठीक, तो यहाँ पर जो डिराइविंग फोर्स था उसका उसने इसमें रेजोनेंस क्रिएट कराया और बस गायब, हमारा जो ब्रिज था वो कोलैप्स कर गया। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पर इस रेजोनेंस को हमें बचाना था, रेजोनेंस ना हो, अवॉइड करना था। और कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जहाँ पर हमें लिए फेवरेबल होता है रेजोनेंस, जैसे वही जो ट्यूनिंग वाली बात थी, ठीक, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग। ओके, हाँ फिर इसकी आपने वो दिखानी थी वीडियो की, अच्छा, हाँ ठीक रह गई थी। तो चलो एक मिनट मैं वीडियो सर्च करता हूँ कहाँ थी। सी दिस इज द ब्रिज, विंड चल रही है और इसमें ऑसिलेशंस होने लगे, दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, सामने से देखने पर ये ऐसा दिख रहा था, बहुत तेजी से ऑसिलेशंस हो रहे थे। आजकल के टाइम पे अगर ऐसे नहीं हुआ था। दिखाई दें तो लोग भाग जाएंगे वहां से। देखो ये क्या है, क्रैश हो गया। सर ये असलियत में इतना हिल रहा था? एग्जैक्टली ये डायरेक्ट फोटोग्राफिंग की गई है, 1940 की फोटोग्राफिंग है, क्योंकि उसमें इनॉग्रेट किया गया था इसलिए वहाँ पे कैमरामैन थे वहाँ पे प्रेजेंट। तो लग ही नहीं रहा कि ईंट और पत्थर का बना। एग्जैक्टली, डेफिनेटली ये जो बाहर की तरफ है वो गर्डर्स हैं, मेटल है, बाहर की तरफ मेटल है, कहीं पर इसमें ईंट पत्थर का कुछ तो होगा ही। ये मुझे कहीं से मिला है और मैंने इसे सेव करके रखा था। सर ये वीडियो किसने बनाई होगी? बाहर की तरफ कोई ना कोई खड़ा होगा बाहर, देखो इन भाई सब को चले आ रहे हैं, इन्हें पता नहीं है थोड़ी देर में गिरने वाला है। फनी लग रहा है। मुझे भी ऐसा लगा नहीं था, लेकिन दिस इज रियलिटी। लो यहाँ क्रैश कर गया, कोलैप्स्ड। अरे सड़क लगी नहीं रही ऐसे जिस हिसाब से हिल रही है। हाँ 1940 की सड़क है। लो, और इसका बस। एग्जांपल हमेशा इंजीनियर्स को दिया जाता है, टोका में नैरो इतना जैसा ही था। ब्रिज मत बनाना। ओके चलो, Okay, sir. so this was whole oscillations। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, एक बार मैं पूरा पीपीटी शेयर कर देता हूँ। देखो, तो हमने स्टार्ट किया था ऑसिलेशंस के डेफिनेशन से, व्हाट इज ऑसिलेशंस, व्हाट इज वेव, राइट। देन we have gone to the periodic motion, simple harmonic motion in spring oscillations, the mass attached with the spring, there was a spring constant k, ठीक, amplitude को define किया था, cycle, period, frequency, these were defined, okay। and then हमने एक Hooke's law के थ्रू एक इक्वेशन ड्राइव की थी, ये this was the differential equation for simple harmonic motion, okay। and the solution was this, a cos omega t plus phi. Then we have gone through the time period of the oscillation and the frequency of oscillation, right. Then the maximum velocity and maximum acceleration, this was derived with that equation, the solution,
right? Then simple harmonic motion. Oh, this was the first PPT. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो? ये सिंपल था सर. Simple harmonic motion is simple definitely. And why do we call simple harmonic a simple harmonic motion? Why simple word is attached with it? You must know the answer. What is so simple in simple harmonic motion? You must have the answer. Second was this, in which we have gone through the simple pendulum and the equation, differential equation for simple pendulum, time period and frequency, and similarity between simple pendulum and spring oscillations. Then energy conservations in simple harmonic motion, right? So these were the topic of second class. There were different positions. What position is the maximum displacement? At this place, the potential energy is maximum. At this place, equilibrium position, the kinetic energy was maximum for the oscillations. Then electrical oscillator, the energy stored in inductor and energy stored in capacitor. What are those energies and how that energy is conserved? ठीक, हमने ये देखा था. ठीक है. इसके बाद थर्ड पीपीटी में, थर्ड क्लास के बाद हमने देखा था ऑल द थिंग्स इन वन स्लाइड. ठीक, टॉर्सनल पेंडुलम एक्स्ट्रा था इसमें, और वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ा था. इनके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता जनरली. ठीक, द इम्पोर्टेंट थिंग्स आर द स्प्रिंग ऑसिलेटर, सिंपल पेंडुलम एंड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, राइट. एंड देन एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, हमने ये प्रूव किया था. और फिर हम आए थे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन पर. इसका मीनिंग क्या है? ठीक, इसका मीनिंग है कि एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जाएगा. और उसके लिए हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, द अंडर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड ओवर डैम्पिंग. ओवर डैम्पिंग केस इज दिस इज द क्रिटिकल डैम्पिंग इन विच द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट इक्विलिब्रियम पोजीशन वेरी फास्टली. ठीक, और ये था अंडर डैम्पिंग या लाइट डैम्पिंग केस, जिसमें एम्पलीट्यूड कम होता जाता है लेकिन ऑसिलेशंस होते हैं. ठीक, और इनका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी पढ़ा था. रिटार्डिंग फोर्स को हमने वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया था और एक डैम्पिंग कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया था. माइनस था क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रोकता है इसे, और इससे हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिराइव की थी. ठीक, और एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सो वो पीछे जो क्यू वाली इक्वेशन डिराइव करी थी, एक बार बता दो कि दोबारा से कैसे आई थी. क्यू वाली कौन सी, इसी में या पहले? इससे पीछे. इससे पीछे ये. यस सर. हाँ, तो ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर था Q²/2C, और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर था हाफ LI². ठीक, I को लिखा जा सकता है dQ/dt, तो dQ/dt का स्क्वायर हो गया. अच्छा, अब हमें प्रूव ये करना था कि एनर्जी इसमें कंजर्व्ड है, मींस इन दोनों का एडिशन फिक्स रहता है. फिक्स रहने का मतलब टाइम पर डिपेंड नहीं करता, मींस उसमें टाइम का फैक्टर नहीं आता. ये शो करना था. तो कैसे करें? तो इसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया. सिंपली ऐड करने में ये Q को लिखना चाहिए हमें Q cos ωt + phi. Q cos ωt + phi. दिस Q इज Q cos ωt + phi. ठीक है, और इसे जब यहाँ पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा Q मैक्सिमम स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर ωt + phi. ऐसे यहाँ पर डिफरेंशियल का स्क्वायर करना है, और Q क्या है? Q तो नंबर है, Q का जैसा है वैसे निकलाएगा, Q² तो वैसे ही बाहर आ गया. अब cos ωt + phi इसका डिफरेंशियल और डिफरेंशियल का स्क्वायर. तो डिफरेंशियल एक तो साइन होता है, तो साइन का स्क्वायर हो गया, और डिफरेंशियल में ओमेगा बाहर भी आएगा. ठीक है, तो ओमेगा² भी होगा. ये क्लियर है ना, ये जो मैंने बोला? यस सर. अच्छा, तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर L नहीं है, यहाँ केवल C है, और यहाँ L है, लेकिन ओमेगा नॉट भी है. ओमेगा नॉट होता है 1/LC. ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 1/LC. हमने पहले देख चुके हैं हम लोग SHM में. ठीक है, तो 1/LC अगर वैल्यू पुट कर दें तो L से L कैंसिल हो जाएगा, C रह जाएगा, तो ये भी हो जाएगा Q maximum²/2C, और ये भी Q maximum²/2C. इसे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ इससे बचेगा cos स्क्वायर समथिंग, और यहाँ बचेगा सेम sin स्क्वायर समथिंग. दोनों का एडिशन 1, तो टाइम वाला फैक्टर गायब हो गया, तो केवल बचा Q²/2C. स्टेप में डाउट था. ठीक है, थैंक यू सर. ठीक है, तो ये है Q²/2C विच इज कंजर्व्ड. अच्छा, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये तीनों केसेस आए. इन तीनों केसेस के लिए डिफाइन करने के लिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया, और हमने R को कंपेयर किया.
ठीक, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने एक सॉल्यूशन सपोज किया x इक्वल टू b विच इज सम नंबर विच इज कोफिशिएंट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें पता था कि जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करते हैं। बस अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो सॉल्यूशन था इसे पुट करा दिया इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करा के इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी ये। ठीक, इसे अल्फा के लिए सॉल्व करना है। अल्फा के लिए सॉल्व करने के लिए हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया और अल्फा की दो वैल्यूज निकली। मींस इसके दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं फॉर ए गिवन पेयर ऑफ आर एंड ओमेगा नॉट। और अगर ऐसा है तो इस सॉल्यूशन को समेशन ऑफ दीज टू सॉल्यूशन लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को अल्फा 1 और अल्फा 2 से ये सॉल्यूशन लिखा, अल्फा की वैल्यू रखी, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। ठीक, और इसे हमें कंपेयर करना है आर और ओमेगा के थ्रू ये क्या होगा। तो इसी को हमने देखा कि जब आर बहुत ज्यादा होता है तब कोई एक टर्म वैनिश कर जाती है, दूसरी टर्म बचती है, जिसमें दोनों ही नंबर हैं। आयोटा जब तक नहीं है एक्सपोनेंशियल पे तब तक वो ऑसिलेशन नहीं कर रहा, तो इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं होता। ठीक, और इसका मतलब ये डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन एक्सपोनेंशियल से थोड़ा स्लो हो रहा है। यहाँ माइनस आर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो थोड़ा नंबर ये कम हो गया। इसी तरह से जब आर ओमेगा के इक्वल हो तब के लिए भी हमने देखा, तब भी ये एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी into some equation of line, तो again there are no oscillations, लेकिन ये डिक्रीमेंट एक्सपोनेंशियल है। अगेन आगे जब r छोटा था तब देखा हमने तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आया एम्पलीट्यूड में प्लस साइन टर्म भी आया, मतलब ऑसिलेशंस हो रहे हैं। तो दिस सिचुएशन इज ऑफ अंडर डैम्पिंग सिचुएशन और ओमेगा इज दिस। और हमने देखा कि टाइम पीरियड इस केस में बढ़ जाता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के रेस्पेक्ट में, टाइम पीरियड इज ग्रेटर। ठीक, ये कुछ बातें पता पड़ी। उसके बाद डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए हमें ये कैरेक्टरिस्टिक पता है। ठीक, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए भी हमने ये फाइंड किया और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में हमें पता पड़ा कि जो ओमेगा है वो इतना है सिंपली वैल्यूज को पुट करने पर, और एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस वाली बात भी पता पड़ी। अगर रेजिस्टेंस एलसीआर सर्किट में इस रेजिस्टेंस से कम हो तो अंडर डैम्पिंग का केस या लाइट डैम्पिंग का केस होता है और ऑसिलेशन थोड़ी देर के बाद होकर डाई कर जाते हैं। और अगर रेजिस्टेंस एलसीआर सर्किट का इससे ज्यादा हो तो कोई ऑसिलेशन नहीं होता इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स में। सो दिस इज नोन एज क्रिटिकल रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू ध्यान रहनी चाहिए 2√L/C। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये डिफरेंट कंपैरिजंस थे, ये तुम्हें पीपीटी मिल जाएगी उसमें गूगल क्लासरूम पर, तो ये ध्यान रखना आसानी रहेगी। अब हमने कैरेक्टराइज किया था डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस को, एक था रिलैक्सेशन लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ठीक, जिसका एक्सप्रेशन ये एम्पिरिकली हमने लिखा था और डेल्टा आया था R/T। इसी तरह से रिलैक्सेशन टाइम जैसे एम्पलीट्यूड रिलैक्सेशन टाइम और एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम इन दोनों के टर्म में डिफाइन किया था, और ये दोनों अलग अलग आए थे 1/R एंड 1/2R के इक्वल। ठीक, अगेन क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया था विच वाज 2π into एनर्जी स्टोर्ड इन हार्मोनिक ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस पर साइकिल, और ये आई थी हमारा ω/2R। ठीक, इनके एग्जांपल्स देखे थे एडी करंट के फॉर्म में, और उसकी कुछ एप्लीकेशंस थी ब्रेकिंग सिस्टम में और इंडक्शन स्टोव में। ठीक, इन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, कहीं और भी पढ़ना, बुक में ही पढ़ना। और फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन में रेजोनेंस को स्टडी किया था, और हमें पता पड़ा था कि जो पीरियोडिक फोर्स है ड्राइविंग फोर्स वो पीरियोडिक होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी टाइम, हाँ पता है, थोड़ा हम लेट भी चालू किया था हमने। ठीक है, तो रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था, दैट्स ऑल। ठीक है, कोई क्वेश्चन? खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया और हम मीटिंग को एंड करने वाले हैं अब। तो अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो एंड करें। यस सर। ओके, तो ठीक है, तो पढ़ो इसे और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, तो मैं अब एंड करता हूँ।